जनरल मेडिकल एंड नर्सेज साहब, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज एमपी व्यापम का, जिनका भी एग्ज़ाम है अब 23 और 24 दिसंबर को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं स्पेशली ये जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है दिसंबर और जनवरी में, उनके लिए तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए गए हैं। हो सकता है 2 या 4 क्वेश्चन आपको अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएँ। तो यहाँ पर जिनका भी एमपी व्यापम के लिए पेपर में उनको बता दूं कि आपका सिलेबस सेम रहना है जो प्रीवियस आपने पेपर दिया था जनवरी में 12 और 13 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेकंड थिंग कि यदि आपने अभी तक एमपी पीईबी के चारों पेपर नहीं देखे हैं, एमपी व्यापम स्टाफ नर्स ग्रुप 5 कोड के पेपर आप नहीं देखे हैं, चारों सेट के पेपर, तो आप चैनल पर देख लें, पूरे वीडियो फॉर्मेट में अपलोडेड हैं। सेकंड थिंग, यदि आपने पीडीएफ फॉर्मेट आपको पढ़ना है या प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। बट आपको उसके लिए पे करना होगा 70 रुपीज़। 70 रुपये में 4 सेट रहेंगे पेपर के, तो आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है सीएचओ एग्ज़ाम, जिनका भी अलग अलग स्टेट के लिए सीएचओ एग्ज़ाम होता है, डीएमईआर एग्ज़ाम है, एम्स पटना का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के जो मॉक टेस्ट 4th है, इसमें मोस्टली क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए गए हैं और आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारे चैनल का एक रिकॉर्ड है, मैं बात कभी भी रिपीट नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम कह रही हूँ कि जितने भी सीएचओ और स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हमारे चैनल से। मैं ये चीज़ कभी नहीं कहती हूँ, बट जिन भी लोगों का भी रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है उन्हीं के द्वारा ये कमेंट किए गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग के कारण मैं आपको वो स्क्रीनशॉट या फिर वो मैसेज शेयर नहीं कर पाती हूँ, या फिर जो भी आप लोग कमेंट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो चलिए आज के इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो क्वेश्चन हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हैं, जिनका अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। तो हेपेटाइटिस बी के लिए एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर कौन सा है? ऑप्शन में है HBsAg, anti-HBs, anti-HBe, HBeAg। तो यहाँ पर कहा है एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर किसके लिए? तो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर पूछा है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो हेपेटाइटिस बी के लिए जो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर है वो क्या है? तो जो HBsAg क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या है? हेपेटाइटिस बी के लिए एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर, इसको या फिर हम सीरोलॉजिकल मार्कर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है या नहीं। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सरफेस एंटीजन, तो क्या हो गया मार्कर यहाँ पर? HBsAg। एपिडेमियोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड नहीं बताया है, क्योंकि कई बार बता चुके हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि बार बार हम उस क्वेश्चन को रिपीट करें। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज़। क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज़। डिसीज़ की पूरी किस तरीके से स्टडी की जानी है और उस किस तरीके से फैल रही है, तो वो क्या है? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड ज़रूर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी का जो ट्रायड है बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको जनरली बता देती हूँ। तो एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन याद रखना है आपको, ट्रायड में याद रखना है होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट। 3 चीज़ें याद रखना है। ट्रायंगुलर शेप होता है, त्रिकोण होता है, उसमें याद रखना है होस्ट, एनवायरनमेंट एंड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन में फीमेल एनाफ्लिस, मेल एनाफ्लिस, क्यूलेक्स, एडिस, मॉस्क्यूटो। तो जो मलेरिया है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है फीमेल एनाफ्लिस मॉस्क्यूटो के बाइट करने से। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। तो प्लेग का जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है? हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, रेड फ्ली या फिर लूज।
तो प्लेग है, सभी को पता है, इसको ब्यूबेनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, एक महामारी भी रह चुकी है। याद रखना है आपको, पेंडेमिक जैसा अभी इस बार कोविड-19 रहा है, इसी तरीके से प्लेग भी रही है जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी। तो प्लेग का जो रीजन है फैलने का वो क्या था, वो था रेड फ्ली। रेड फ्ली से क्या होता है, प्लेग फैलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेड फ्ली है जो एक मक्खी टाइप से होती है, जिसको ओरिएंटल रेड फ्ली के नाम से भी जानते हैं, ट्रॉपिकल रेड फ्ली, जो कि ये क्या है, इज अ पैरासाइट्स ऑफ रोडेंट्स प्राइमरली ऑफ द जीनस रेटस। तो ये जनरली ब्यूबेनिक प्लेग और मरीन टाइफस के फैलने का मेन कारण है क्या, रेड फ्ली। एक तरीके का ये क्या है, पैरासाइट्स है, रोडेंट्स पे पाया जाता है, जो रेट होंगे उनके ऊपर पाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, रेड फ्ली या फिर ओरिएंटल फ्ली। प्लेग बैक्टीरिया आर मोस्ट ऑफन ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली। तो वही मैंने आपको बताया, जो रेड फ्ली हैं और ओरिएंटल फ्ली हैं उनके बाइट करने से होता है। बट जो प्लेग के बैक्टीरिया हैं मोस्टली जब फ्ली बाइट करेंगे उसके थ्रू ट्रांसमिट होंगे। ड्यूरिंग प्लेग एपिजोटिक्स मैनी रोडेंट्स डाई कॉजिंग हंग्री फ्ली टू सीक अदर सोर्स ऑफ ब्लड। दैट मीन्स कि जब रोडेंट्स हैं, चूहे मरते हैं बहुत सारे, तो जो भूखी फ्ली होती हैं वो क्या करेंगी, दूसरे कुछ सोर्स तलाशेंगी, क्योंकि जिन चूहों के ऊपर, रोडेंट्स के ऊपर वो बैठती थी वो तो मर गए, तो अब उनको खून पीने के लिए कोई और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोगों के पास या फिर कुछ एनिमल्स के पास विजिट करेंगी, उनको ब्लड की ज़रूरत है अपनी भूख मिटाने के लिए। तो ऐसे केस में जिन रोडेंट से उड़ के वो किसी एनिमल को बाइट करेंगी या फिर किसी पीपल को बाइट करेंगी, ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी, तो वो मेन रीज़न होगा प्लेग का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी, बेसिक सब मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की जो कौन सी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर एड्रिनल। तो जो यहाँ पर मास्टर ग्लैंड है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसके जो पार्ट होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, डाइफाइसिस, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करता है जो पूरी बॉडी में बैलेंस बना के रखते हैं। तो इसीलिए मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या फिर सीकम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये तीनों हैं। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का मेगा कोलोन का पार्ट है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं तो सभी रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। सेकेंड थिंग, जिन भी लोगों ने अभी तक यूपी एनएचएम की आंसर कीज चेक नहीं की है प्लीज़ चेक कर लें। और आपके पास अभी भी टाइम है, रात के 12 बजे आज तक के ही टाइम है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो एमपी व्यापम का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग ज़रूर इन आंसर कीज को देखें, क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आपने 3 सेट देख लिए दैट मीन्स आपके 300 MCQ सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वाइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो आँखों का जो वाइट कलर का पार्ट है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन में अल्वा, ट्यूनिक, आइरिस या फिर स्क्लेरा। तो वाइट कलर का पार्ट है जो आँखों का, उसको क्या नाम दिया गया है, तो वो है स्क्लेरा। नेक्स्ट इज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मेमरी ग्लैंड्स इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन अभी यूपी एनएचएम एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है मेमरी ग्लैंड से बेबी डिलीवर होने के, न्यूबॉर्न डिलीवर होने के जस्ट बाद, वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में रेगुलर मिल्क, कोलेस्ट्रम, प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट्री फीड्स। तो कोलेस्ट्रम को लेके अभी जो यूपी एनएचएम में एग्ज़ाम हुआ है, तीनों जो 4 दिसंबर को हुआ, उसमें तीनों पेपर में एक एक क्वेश्चन आया है। किसी में पूछा है कि ब्रेस्ट मिल्क से जो कोलेस्ट्रम में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है कोलेस्ट्रम में। फिर आया था कि कोलेस्ट्रम है क्या, कोलेस्ट्रम कब सीक्रेट होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम फर्स्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क है जो कि डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद तक क्या होता है, सीक्रेट होता है। बट ये स्टार्टिंग के 3 डेज तक ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। नेक्स्ट है यहाँ पर, द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन।
एंटेरिक इन्फेक्शन से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन बेबी को प्रोटेक्ट करेगा? ऑप्शन में है IgA, IgD, IgM या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन न्यूबॉर्न बेबी को प्रिवेंट करेगा एंटेरिक इन्फेक्शन से वो क्या है? तो है IgA। जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं उस टाइम पर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिव होता है? IgA। Next is recommended doses of vitamin A supplements to be administered orally once in every 6 months for a 3-year-old child is। तो विटामिन ए का जो डोज दिया जाता है ओरली 6 मंथ से लेके 3 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को, तो कितना दिया जाएगा? जनरली ये 5 साल तक दिया जाता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में 3 ईयर भी पूछा है। तो ऑप्शन में 5000 IU, 50,000 IU, 1 लाख या फिर 2 लाख। तो जो यूनिट यहाँ पे दी जाती हैं ओरली दिया जाता है, तो एक कब से दिया जाता है? 6 मंथ के बाद, सॉरी हर 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे में कितना दिया जाएगा? तो 2 लाख यूनिट है जो दिया जाता है। जनरली जब जो विटामिन ए है, जब बच्चे को मीजल्स वैक्सीन लगवाते हैं उसी के साथ डॉक्टर क्या कर देते हैं? इसको पिला देते हैं। मीजल्स वैक्सीन कब लगती है? आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 मंथ। तो उसी के बाद से लेके बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है जब तक ये विटामिन ए पिलवाया जाता है। तो यहाँ पर हर 6 महीने में पिलवाया जाता है, तो 2 लाख यूनिट इसकी दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूबॉर्न इज असिस्ट फॉर अपगार एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो एक बेबी का अपगार स्कोर चेक किया गया है जन्म के 5 मिनट बाद। 2 बार किया जाता है, तुरंत एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द 5 मिनट, तुरंत और 5 मिनट बाद 2 बार किया जाता है। तो स्कोर 8 आया है। इसका मतलब क्या है? नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन या फिर सीवियर डिप्रेशन। तो यदि अपगार स्कोर आफ्टर 5 मिनट ऑफ बर्थ चेक करते हैं और 8 आ जाता है, दैट मीन्स बेबी में कोई भी डिप्रेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? नो डिप्रेशन। नेक्स्ट इज INAP स्टैंड्स फॉर। INAP का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन में है इंडिया नर्सेस एंड पीडियाट्रिशियन, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया न्यू एसोसिएशन विद पब्लिक या फिर नन ऑफ दी अबव। INAP ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, कई बार एग्ज़ाम में आया है। INAP प्रोग्राम के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो INAP प्रोग्राम है ये है क्या? तो यहाँ पर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान क्या है? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में फॉर एसेलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ की डेथ होती हैं उसको कम करने के लिए सितंबर 2014 में ये प्लान है जो लाया गया था। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जब उस टाइम पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, 2014 में जो मिनिस्टर थे वो हेल्थ मिनिस्टर थे, वो इस प्लान के लिए लेके आए थे। तो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, बेबी में डेथ जिस कारण से हो रही है उसको कम करने के लिए प्लान लाया गया था। इसका लोगो आप एक बार ज़रूर याद रख लें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो 2014 में लाया गया था, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो, उन्होंने इसको लॉन्च किया था 18 सितंबर 2014 में। तो 18 सितंबर 2014 में INAP लाया गया था, लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अभी रिसेंट में जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे कौन है? तो वो मनसुख मांडविया, याद रखना है मनसुख मांडविया हैं जो अभी रिसेंट में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे। आप लोग MP का पेपर देते हैं, UP का देते हैं, तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर के नाम आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन इज नोन एज। लिखने में बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? ऑप्शन में डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफ्रेजिया या फिर डिसअर्थरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम है जो कहलाएगी बच्चों को यदि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डिसफ्रेसिया, क्या है? डिसफ्रेसिया। डिसअर्थरिया का मतलब होता है वीकनेस ऑफ द मसल्स व्हेन यू स्पीच। जब आप बोलने में प्रॉब्लम होती है तो डिसअर्थरिया। फिर आता है यहाँ पर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होगा यहाँ पर आपका?
डिसलेक्सिया का मतलब है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप कोई भी चीज़ फास्ट नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है, डिसलेक्सिया। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, सॉरी, डिसलेक्सिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। रिटर्न एक्सप्रेशन का जब आपसे रिटर्न एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में, तो वो क्या है, डिसग्राफिया। डिसअर्थरिया का मतलब है वीकनेस ऑफ मसल्स। जब आप कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, वो क्या, डिसअर्थरिया। डिस्फ्रेसिया का मतलब है रिटर्न एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी। डिसलेक्सिया का मतलब है कि जब आप रीड कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम होती हो। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, तो डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनस वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है? ऑप्शन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। ये देखिए यहाँ पर इमेज में, हर एक जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देती हूँ तो इमेज जरूर रखती हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आता है। तो ओरल रूट से दी जाने वाली अभी तक 2 वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटावायरस वैक्सीन। फिर इंट्रामस्कुलर रूट से पेंटावेलेंट दी जाती है, तो पेंटावेलेंट में डीपीटी ऐड हो जाएगा, आपका टिटनस आ जाएगा, एंड हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, HIV आ जाएगा, HIV नॉट बी, एंड इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इंट्रामस्कुलर। फिर सबक्यूटेनियस में ओनली 3 दी जाती हैं, मीजल्स, येलो फीवर और वेरिसेला। फिर इंट्राडर्मल में ओनली BCG वैक्सीन है जो दी जाती है, जो कि परमानेंट लाइफ टाइम स्कार फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एट, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन है कब दी जाती है? 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 6, 10, 14 वीक्स या फिर 4, 8, 16 वीक्स। पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 कंबाइंड वैक्सीन होती हैं, तो इसका जो जब वैक्सीन दी जाती है तो हर 4 वीक का गैप दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। जब बेबी की एज 6 वीक हो जाए आफ्टर बर्थ से लेके, फिर उसके बाद 4 वीक का गैप दिया जाता है, नेक्स्ट डोज दिया जाता है 10 वीक में, जब बेबी 14 वीक का हो जाए तो 14 वीक में। तो ये ड्यूरेशन ऑफ गैप है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी HFHS हैज़ बीन सक्सेसफुली completed इन इंडिया टिल नाउ। तो यहाँ पर HFHS ये क्या है, सर्वे है। तो HFHS जो सर्वे है यहाँ पर भारत में, तो ये जो सर्वे है जनरली, तो ये सर्वे अभी तक कितने बार है जो हो चुका है, ये सर्वे है जो कितने बार हो चुका है। तो जो यहाँ पर सर्वे है इंडिया में अभी तक हो चुका है ये 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स, 4 राउंड इसके हो गए हैं। NFHS है यहाँ पर, सॉरी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो अभी तक 4 बार हो चुका है, 1992 से 3 में, 1998 टू 1999, फिर 2005 से 6 में, 2015 से 16 में। तो ये 4 बार अभी तक कंडक्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज बायोटिन इज द नेम गिवन टू विच विटामिन। तो बायोटिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन H, विटामिन K, विटामिन A या फिर विटामिन E। तो बायोटिन को है जो विटामिन H कहा जाता है। क्यों? बायोटिन के लिए क्या कहा जाता है? विटामिन H। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बायोटिन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन H। और यहाँ पर आपको विटामिन H जब पूछा जा रहा है तो यहाँ पर B7 भी कहा जाता है इसको, बायोटिन को विटामिन B7 या फिर विटामिन H भी कहा जाता है। एग्जाम में आपके आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो जो बायोटिन है इसको विटामिन B7 या फिर H विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। कितने जोड़े में क्रेनियल नर्व होती हैं ब्रेन से जो ओरिजिनेट होती हैं? ऑप्शन में 12, 8, 14 या फिर 16। तो टोटल कितनी क्रेनियल नर्व होती हैं ब्रेन से ओरिजिनेट? तो टोटल होती हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से। तो आपको इनके नाम और इनका फंक्शन याद रखें, आपके एग्जाम में ज़रूर आता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व सबसे बड़ी है या फिर कौन सी क्रेनियल नर्व कहाँ पर किसकी सप्लाई करती है। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर
ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। तो ये 12 क्रेनियल नर्व हैं जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और सभी पेयर्स में होती हैं, जोड़े में होती हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैमिली प्लानिंग कमोडिटी। इनमें से कौन सा है जो फैमिली प्लानिंग कमोडिटी में शामिल नहीं है? ऑप्शन में इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डोम्स, सिल्वर टी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो फैमिली प्लानिंग में शामिल नहीं है वो है सिल्वर टी। क्या होता है? कॉपर टी होता है, ना कि सिल्वर टी, बाकी सभी है। नेक्स्ट इज इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन। तो नॉर्मल डिलीवरी में हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवा देनी है? 3 आवर ऑफ डिलीवरी, 1 आवर ऑफ डिलीवरी, 4 आवर ऑफ डिलीवरी या फिर 6 आवर ऑफ डिलीवरी। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब स्टार्ट करवा देनी है? जब नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो 1 आवर ऑफ डिलीवरी। यदि इनकेस ऑप्शन में 30 मिनट होता है तब भी कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल में 1 घंटे के बाद करवाते हैं, कहीं पर 30 मिनट में करवाते हैं, बट बेस्ड ऑन ऑप्शन यदि 30 मिनट है तो आप उसको मार्क कीजिए, और 1 आवर है, यदि 30 मिनट नहीं है तो एज सून एज पॉसिबल हमें ब्रेस्ट फीड करवाना होता है बेबी को। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो मदर को बेबी का जो पहला मूवमेंट फील होता है उसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग, क्विकनिंग, कोलाज्मा या फिर लाइना नियाग्रा। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होता है वो क्या है? क्विकनिंग। कोलाज्मा जो फेस पर जो बटरफ्लाई, जिसको प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं, स्किन चेंज होती है, फेस पर बटरफ्लाई टाइप से मार्क्स बन जाते हैं दोनों चीक्स, फोरहेड पर, वो क्या है? कोलाज्मा। क्विकनिंग फर्स्ट फीटल मूवमेंट है, जो कि यदि प्रीमी में पूछते हैं तो 20 वीक्स में और मल्टी में पूछते हैं तो 16 वीक्स में। नेक्स्ट इज द कमिटी विच प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया इज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट किस कमेटी ने लाया था? ऑप्शन में मुदलियार, भोर, करतार सिंह या फिर श्रीवास्तव कमेटी। जो कमेटी है जिसने कॉन्सेप्ट लाया था प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो क्या? भोर कमेटी, जो कि 1943 में बनाई गई थी। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन से लिए गए थे, कब? 2005 में, 2010 में, 2015 में या फिर 2020 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो किस यूएस से लिए गए थे, कब? 2015 में। 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनका सेटअप हुआ था 2015 में, और इनको अचीव करने का टारगेट रखा था 2030 तक। याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन से 2015 में, लेकिन इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट कब तक रखा गया? 2030 तक का। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्च्ड NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने NPCDCS प्रोग्राम लाया है, तो ये किसके लिए लाया है? कैंसर के लिए, कार्डियक के लिए, डायबिटीज़ के लिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो यहाँ पर प्रोग्राम है NPCDCS, ये लाया गया है ऑल ऑफ दी अबव के लिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। हेल्थ इन योर हैंड, इसका जो एक नारा है, आपकी सेहत आपके हाथ। तो इस जो NPCDCS प्रोग्राम है, इसका एक हम क्या कह सकते हैं? लोगो भी कह सकते हैं, जो इमेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम कवर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज प्रोग्राम में 6 डिसीज कवर की जाती हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया या फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है कि एक नहीं है, तो वो क्या है? लेप्रोसी। जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 एपिडेमियोलॉजिकल डिसीज़ हैं, काउंट की जाती हैं इसमें वेक्टर बॉर्न डिसीज़। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अज़हर, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पर क्या है? लास्ट ही अभी कुछ टाइम पहले लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ऐड किया गया है। तो 6 डिसीज़ यहाँ पर लाई जाती हैं वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अज़हर, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो
तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो लेप्रोसी आंसर में आएगा आपके। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, PMSMA गारंटी a minimum package of antenatal care services in India while PMSMA stand for। तो जो PMSMA गारंटी स्कीम है एक एंटीनेटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री स्वच्छ मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षा मैटरनल अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या फिर नन ऑफ द अबव। तो PMSMA का फुल फॉर्म है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसके तहत जो एंटीनेटल मदर है उनको केयर प्रोवाइड की जाती है, उनकी डिलीवरी से एंटीनेटल चेकअप से लेकर डिलीवरी तक का काम पूरा इस स्कीम के तहत करवाया जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द WHO विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड मोस्ट डेथ इन द वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेथ किस डिसीज से होंगी? ऑप्शन में कार्डियोवैस्कुलर, मलेरिया, HIV एड्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे ज़्यादा डेथ की बात की जा रही है वर्ल्ड वाइड में, तो WHO के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं, और मोस्टली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में या तो हार्ट अटैक से डेथ होती है, सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर से डेथ होती है, हार्ट अटैक से होगी, या फिर ऑलरेडी पहले से कुछ प्लग फॉर्मेशन है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है आपका, तो ये सभी हार्ट डिसीज़ में आ जाते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ क्या है? मेन रीज़न है डेथ का। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन में 7 अप्रैल, 1 मई, 12 मई या फिर 1 जनवरी। तो हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है बिल्ड अ फेयरर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट विटामिन के नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर द बर्थ। विटामिन के का जो डोज दिया जाता है आफ्टर बर्थ के बाद बेबी में, क्यों? हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो किस रूट से देते हैं? ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। विटामिन के का जो डोज दिया जाता है सून आफ्टर द बर्थ बेबीज में इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन द डायरिया लास्ट मोर देन 14 डेज इट इज कॉल्ड। जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा तक का हो जाए तो क्या कहलाएगा? डिसेंट्री, एक्यूट वाटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यदि डायरिया 14 दिन से ज़्यादा का हो जाता है तो क्या कहलाता है? परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन फॉर कोलेरा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोलेरा है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रीट करने में सभी मेडिकेशन यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है कोलेरा को ट्रीट करने के लिए, बट यहाँ पे कहा है सभी देंगे किसी एक को छोड़ के। तो ऑप्शन में एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन या फिर डेक्सामेथासोन। तो यहाँ पर जो हम नहीं देंगे वो क्या होगा? डेक्सामेथासोन। स्टेरॉइड से तो हमें नहीं देंगे, बाकी एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विच वैक्सीन टू कंट्रोल द डायरिया। तो डायरिया को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन में था न्यूमोकोकल, रोटावायरस, साल्क या फिर HIV। तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए जो मेन रीज़न है वो क्या है? रोटा वायरस है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन भी कौन सी दी जाती है? रोटा वायरस वैक्सीन। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस ब्लड आर एक्सेप्ट। सभी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शियस ब्लड है उसके थ्रू ट्रांसमिट होंगे किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV या फिर हेपेटाइटिस C। वन मोर थिंग, जिनका भी अपकमिंग व्यापम के लिए पेपर है उनको पेपर अवेलेबल है, आप 70 रुपये पे करके पूरे 4 सेट पेपर ले सकते हैं एज यू विश। अदरवाइज पूरे पेपर फ्री अपलोडेड है चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।